नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सरकार द्वारा विश्व के सबसे बड़े रोजगार प्रदान करने के कार्यक्रम मनरेगा को शहरों तक बढ़ाए जाने की संभावनाओं को समझेंगे। पहले हम यह देखेंगे कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों। एक्चुअली भारत सरकार के एक सचिव स्तरीय अधिकारी ने हाल ही में कहा कि सरकार मनरेगा को शहरों तक बढ़ाना चाह रही है। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडिंग प्रोग्राम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जॉब प्रोग्राम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह लगभग 270 मिलियन लोगों अर्थात 270 मिलियन लोगों यानी कि 27 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 20% है। अगर भारत की जनसंख्या आप 130 करोड़ मान रहे हैं तो ये जो 27 करोड़ की जनसंख्या है ये लगभग 20% होती है। तो इस बात से आप इस प्रोग्राम की स्केल को समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा प्रोग्राम है। वैसे भारत के कई सोशल सेक्टर के प्रोग्राम अपने वृहत आकार तथा अपनी स्केलेबिलिटी के कारण दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से शुमार करते हैं। मनरेगा की तो हमने बात की, साथ ही में अगर हम बात करें मिड डे मील प्रोग्राम है, जैसे ये दुनिया का बिगेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। वहीं अगर हम बात करें जननी सुरक्षा योजना की तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंडीशनल कैश ट्रांसफर की स्कीम है। हाँ, तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इस निर्णय तक कैसे पहुंची या इस निर्णय तक पहुंचने के क्या कारण रहे। सबसे बड़ा कारण तो फिलहाल जो अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, कोविड की वजह से आप जान ही रहे हैं कि भारत में जॉब की स्थिति बहुत खराब हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम सिर्फ अप्रैल माह की बात करें तो लगभग 121 मिलियन लोग यानी कि ये संख्या होती है लगभग 12.1 करोड़ लोग, इन लोगों की जॉब चली गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 23% रहा है। 23% बहुत अधिक रेट होता है। हालांकि ये बात हम अप्रैल की कर रहे हैं, उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन खत्म भी हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति कुछ बेहतर हुई, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट एक उच्च स्तर पर लगातार बना हुआ। यही वह रीजन है दोस्तों कि सरकार इस निर्णय के करीब पहुंची है। हालांकि संजय कुमार जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसा पिछले साल से ही सोच रही है ऐसा करने के लिए कि शहरों तक मनरेगा को पहुंचाए, लेकिन ये जो पेंडेमिक आया है उसने इस डिसीजन को पुश किया है और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जल्द से जल्द इस डिसीजन को ले। और उनका ये भी कहना है, जो संजय कुमार हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इनिशियली द प्रोग्राम व्हेन अप्रूव्ड मे बी रोल्ड आउट इन स्मॉलर सिटीज में, यानी कि छोटे शहरों में पहले ये शुरू किया जाएगा, क्योंकि छोटे शहरों में अनस्किल लेबर्स का प्रयोग करते हैं, अनस्किल लेबर द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संभावनाएं होती हैं, इसलिए पहले छोटे शहरों, क्योंकि बड़े शहरों में ज्यादातर स्किल लेबर की जरूरत होती है, इसलिए मान रहे हैं कि ये प्रोग्राम यानी कि ये जो मनरेगा को जो एक्सटेंशन दिया जाएगा पहले स्मॉलर सिटीज में दिया जाएगा और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 350 बिलियन रुपीस। 350 बिलियन रुपीस का मतलब हो गया ये 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है, ये एक बड़ी राशि होती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि सरकार मनरेगा पर पहले से ही, मोदी सरकार पहले से ही लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस को खर्च कर रही है, ठीक है, ताकि लोगों को इस योजना के अंतर्गत मिनिमम 202 रुपए का वेज साल के 100 दिनों तक मिल सके। एक्चुअली ये जो 1 ट्रिलियन है इसमें से लगभग 61,000 करोड़ सरकार ने 2020 और 21 के बजट में आवंटित किए थे, अलोकेट किए थे। वहीं 40,000 करोड़ की जो राशि है वो कोविड से निपटने के लिए सरकार ने जो पैकेज लाई है उसके माध्यम से एलोकेट किया गया था। देखिए इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि सरकार जो है लगातार मनरेगा में आवंटित राशि को बढ़ा रही है। और देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 की जब बात करेंगे तो देखिए लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास ये खर्च कर रही है। तो ये जब पहले से इतना ही खर्च कर रही है तो अगर हम 35,000 करोड़ फिर से एक बहुत बड़ा भार डालेंगे सरकार पर। चलिए अब हम यह देखते हैं कि क्या लाभ होंगे अगर ये योजना लागू कर दी गई शहरों में भी, तो क्या लाभ होंगे। एक तो पहली बात हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी ही कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति सुधरेगी यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वहीं ये डिमांड बूस्ट यानी कि इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करेगा, क्योंकि जब मांग बढ़ती है, डिमांड का मतलब है जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़ने पर दबाव पड़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी, यानी कि
टोटल ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति में सुधार होगा। कोरोना वायरस की वजह से जो अभी तक का भारत की इकोनॉमी में पिछले 4 दशकों का सबसे डीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है, क्योंकि एक जो पिछली तिमाही में, अभी आपको पता ही होगा, जो अभी रिपोर्ट आई है पिछली तिमाही में, वो उसमें भारतीय जीडीपी को लगभग 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय जीडीपी में लगभग 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, ये जो पिछला तिमाही था, ये इसमें अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने कवर हो रहे हैं। माना कि ये वही 3 महीने जिस समय लॉकडाउन लगा था, तो आप समझ ही सकते हैं उस समय हमारी इकोनॉमी एकदम ठप पड़ी हुई थी, तो इस तरह की गिरावट समझ में आती है। लेकिन एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि पूरे साल की भी अगर हम बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन लगभग 7% तो रहेगा ही। देखिए, ये यानी कि जो फिजिकल ईयर 2021 है उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन 7% तक का तो रहेगा ही। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, जब से भारत में लिबरलाइजेशन हुआ है, यानी कि 92-91 के आसपास, उसके बाद से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन कभी भी देखने को नहीं मिला। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस बार समस्या कितनी गंभीर है। ठीक है, भारतीय इकोनॉमी किस तरह संकट में है, यह आप समझ ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनरेगा, ये योजना अपने में क्या है। तो ये योजना, जहां तक मनरेगा की बात है, तो 2 फरवरी 2006 को अस्तित्व में आई थी मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। हालांकि पहले इस योजना का नाम केवल नरेगा था और महात्मा गांधी शब्द बाद में जोड़ा गया। ये क्या है? MG Narega give legal guarantee of wage employment to the adult member of a rural household who are willing to do unskilled manual labor subject to a maximum of 100 days per household। यानी कि ये अकुशल श्रम करने को इच्छुक वयस्क सदस्य को, गांव की बात हो रही है, वयस्क सदस्य को गारंटी के साथ 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान करती है। यानी कि ग्रामीण इलाकों में हर परिवार में एक अडल्ट व्यक्ति को, यदि वो विलिंग है, यानी कि वो अगर रोजगार चाह रहा है, कैसा रोजगार? अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, उसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, तो कम से कम रोजगार चाह रहा है तो उसे 100 दिन का रोजगार दिया जाने का प्रावधान है। अगर रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं प्रदान किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके लिए करना क्या होता है? एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज द राइट टू रजिस्टर अंडर मनरेगा। सभी परिवारों को, उसमें कोई पॉवर्टी लाइन जैसी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सारे जो भी रूरल हाउस होल्ड हैं उन सभी को ये वहां पे रजिस्टर करने के लिए, वो सभी मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर करने के लिए अर्हता रखते हैं। इसके अंतर्गत मिलने वाली जो मजदूरी होती है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास इसका अधिकार होता है। कैसे? केंद्र सरकार एक मिनिमम राशि बताती है, जैसे इस समय 202 रुपए केंद्र सरकार मिनिमम वेज बताती है कि मनरेगा के अंतर्गत वो देगी। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कुछ राज्य ज्यादा देते हैं, जैसे कि केरल में 309 रुपए दिए जाते हैं, वहीं हरियाणा में 291 दिए जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा राशि है 202 के अलावा, जैसे इस केस में, केरल वाले केस में देखेंगे 309, ये करीब जो 107 रुपए की जो राशि है ये राज्य सरकार देगी। यानी कि एक केंद्र सरकार एक मिनिमम वेज बता देती है, उसके बाद राज्य अगर जितना चाहे अपनी हैसियत के हिसाब से उतना बढ़ाकर मजदूर को वेज दे सकते हैं। यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्च है, यानी कि जो 309 में 202 के बाद जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो राज्य सरकार दे। अब हम समझते हैं कि मनरेगा से अब तक क्या क्या फायदे रहे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा तो रहा है कि डेंट पॉवर्टी, रिड्यूस डिस्ट्रेस, माइग्रेशन, बार्गेनिंग पावर ऑफ रूरल लेबरर्स। ठीक है, एक तो पॉवर्टी को इसने कम किया है, प्लस जो माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन उसे इसने कम किया है, साथ में बार्गेनिंग पावर बढ़ाई है। जो वहां के जो मजदूर हैं, जो वहां काम करने वाले लोग हैं, उन्हें मिनिमम वेज क्योंकि उनका निर्धारित है, तो अगर कोई दूसरा उनको अपने यहां काम कराना चाहता है तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना वेज तो हमें मिनिमम मिलना ही है मनरेगा के थ्रू, तो वो उससे ज्यादा की बार्गेनिंग वहां कर पाते हैं। ठीक है, साथ ही
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ टूल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये इंक्लूसिव यानी कि समावेशी विकास के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण औजार रहा है। कैसे, वो समझते हैं। पहली बात तो मनरेगा लाभार्थियों में लगभग तिहाई 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। ये उसके कानून में ही ये बात लिखी गई है। हालांकि महिलाओं को जो रोजगार प्रदान की हो रहा है मनरेगा के थ्रू, लगभग उसमें 50% की भागीदारी है महिलाओं की। तो आप समझ ही सकते हैं कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में इसका कितना बड़ा महत्व है। इसके अलावा मनरेगा के तहत पैदा किए गए कार्य दिवस जो जितने कार्य दिवस टोटल पैदा किए जा रहे हैं, उसमें लगभग 20% शेड्यूल कास्ट यानी एससी व 17% एसटी समुदाय का योगदान है। देख रहे हैं, तो इन दोनों समुदाय यानी ये जो हमारे पिछड़े समुदाय हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे एससी या एसटी, उनको रोजगार दिलाने में इस योजना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए ये इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही बैंक खातों या डाकघर के जरिए मजदूरी का भुगतान होने से गरीबों के लिए जो वित्तीय समावेशन की स्थिति भी ये पैदा कर रहा है। तो आपने देखा इससे बहुत फायदे हुए, यानी कि पॉवर्टी कम हो रहा है, ग्रामीण से शहरों की ओर होने वाला माइग्रेशन को ये नियंत्रित कर रहा है, जो मोल भाव की क्षमता है गांव के लोगों की वो बढ़ा रहा है, साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ा रहा है। अब हम मनरेगा की समस्याओं और क्रिटिसिज्म को समझेंगे, यानी कि क्या प्रॉब्लम रही है मनरेगा की। ठीक है, पहली प्रॉब्लम या पहली जो आलोचना की जाती है वो यह है कि पॉपुलिस्ट स्कीम बोली जाती है। क्यों कि ये पॉपुलिस्ट स्कीम बोली जाती है? क्यों ये ऐसा माना जाता है कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए एक बड़ी ही लोक लुभावन टाइप की एक स्कीम सरकार ने एक लोक लुभावन जनता को दे दी, विच हेल्प रेज वेजेस विदाउट रेजिंग प्रोडक्टिविटी। यानी कि वेजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं। यानी कि इकोनॉमी का कोई बहुत इससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई एसेट्स क्रिएशन नहीं है। यहां सिर्फ वेज देने की एक योजना बन के रह गई है। ठीक है, इससे होता क्या है, इन्फ्लेशन को ये बढ़ा देता है। क्या, मनरेगा हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू इन्फ्लेशन देन टू रूरल वेल्थ। यानी कि रूरल वेल्थ तो नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि एसेट्स क्रिएशन नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ा दे रहा है, महंगाई बढ़ जा रही है। तो एक ऐसी स्थिति बना देता है कि लोगों को लग तो रहा है कि उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन वास्तविक परचेसिंग पावर भी उनकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ी है, आपको पैसे अधिक मिल गए हैं। तो ये एक स्थिति बनती है। ठीक है, दूसरी समस्या भ्रष्टाचार की है, जहां मिडिल मैन इसका अधिकतर पैसा वास्तविक गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि माना यह जाता है कि 5 रुपए खर्च करने पर 1 रुपए वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मिडिल मैन करते क्या है, फर्जी रजिस्टर बना लेंगे, फर्जी नाम लिखा के वो अपने लिए पैसा बनाते हैं और वास्तविक जो लाभार्थी हैं उन तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता है। तीसरी एक अन्य और समस्या ये भी है इसमें कि जो गांव के गरीब लोग हैं उन्हें इस योजना का बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें पॉवर्टी लाइन की तो कोई कंडीशन है नहीं। तो वहां गरीबों का सिर्फ 30% भाग जो है गरीबों का, गांव के जो गरीब हैं उसके केवल 30% लोगों तक ही इस योजना का लाभ पहुंच पा रहा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अनदर क्रिटिसिज्म ऑन नरेगा इज दैट इट इज मेकिंग एग्रीकल्चर लेस प्रॉफिटेबल। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है कि ये एग्रीकल्चर को और भी लेस प्रॉफिटेबल बना देता। वो कैसे? वो ऐसे कि जो कृषि मजदूर हैं, जो किसानों को पहले कृषि मजदूर सस्ते दामों पे मिल जाते थे, अब उन्हीं मजदूरों को अधिक दाम देना पड़ता है। ठीक है, तो जो कृषि का टोटल जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से ये लेस प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हम देखने को पाते हैं। हालांकि सरकार लगातार इसके इंप्रूवमेंट के लिए भी काम कर रही है। देखिए जैसे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट के लिए कार्य किया है सरकार ने अभी तक। एक तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, ताकि इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके कि सही व्यक्ति को सही मजदूरी मिल सके और सही समय पर मिल सके। यानी जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो खत्म हो सके, सही व्यक्ति को सही समय पर मजदूरी मिल सके। दूसरा, सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया ताकि सही सब लोगों की निगरानी में काम हो कि उस व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं, जिसको वास्तव में इस योजना की जरूरत है। तीसरा जो और इंपॉर्टेंट काम सरकारें कर रही हैं वो है स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, यानी कि जो आप एसेट्स बना रहे हो इस योजना के द्वारा, उसकी क्वालिटी
उसकी क्वालिटी ये देख रहे हैं कि वो जो परमानेंट एसेट्स है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि साहब आपने गड्ढा खोदा, गड्ढा भरा और इस तरह के कार्यों में ही सारी अपने आपने मनरेगा के लोगों को लगा दिया। तो इससे क्या, जो हमने बात की थी कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, वो इसी वजह से नहीं बढ़ती क्योंकि जो एसेट्स की क्वालिटी है वो बड़े खराब थी। तो जो स्टेट क्वालिटी मॉनिटर है, इस व्यवस्था के द्वारा एसेट्स क्वालिटी का अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए जियो टैगिंग, एक टेक्निक है जियो टैगिंग, इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें इस एसेट्स क्रिएशन की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, ये एक ऐप होता है जिसमें उस एसेट्स का फोटो, लोकेशन के साथ फोटो वोटो डाल दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि वास्तविक रूप से कोई एसेट्स वहां पे क्रिएट हुआ है अथवा नहीं। और ये जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था ये नेशनल लेवल कर दी गई है। तो ये जो जियो स्पेशियल मैप के जरिए जो मॉनिटरिंग हो रही है, यानी जियो टैगिंग के द्वारा जो मॉनिटरिंग हो रही है, इसने इस योजना की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस सभी बढ़ाया है, ठीक है। तो यानी कि सरकार लगातार इसके इंप्रूवमेंट के लिए प्रयास कर रही है और निगरानी व्यवस्था के लिए उसने वेब आधारित प्रणाली भी बनाई है, ठीक है, ताकि आप उस पर जाकर देख पाओ कि जो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। अब सवाल यह है कि अगर यह योजना सरकार शहरों में ला रही है तो सरकार को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि उद्योगों में पहले से जो रोजगार प्राप्त श्रमिक हैं उनको योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने से रोका जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौशल युक्त कर्मियों को अगर मनरेगा के अंतर्गत मामूली कार्यों में लगा दिया जाएगा, कौशल युक्त है अगर व्यक्ति और उसे मनरेगा के मामूली कामों में लगा दिया गया, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो उसकी कौशल का उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भारत की जो दूसरी योजनाएं हैं, कौशल विकास योजना या इस तरह की योजनाओं को, ये बहुत उसे बैडली इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, अन्य योजनाओं को इस योजना से जोड़ दिया जाए, जैसा पहले भी होता रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को जोड़ा गया तो कुओं का निर्माण मनरेगा के माध्यम से हुआ, यानी कि मनरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया उन लोगों से कुएं खुदवाए गए। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तो उस दूसरी योजनाओं को भी लाभ मिल गया इसी योजना के माध्यम से, यानी कि दूसरी अन्य योजनाओं को इस योजना से जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। साथ ही एसेट्स क्रिएशन के कार्य होने चाहिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि एसेट्स क्रिएशन के कार्य वो सिर्फ खाना पूर्ति ना हो जाए कि इन्हें वेज देना है इसलिए इनसे कोई भी काम करा लो, और उसके लिए सभी कार्यों की निगरानी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो वेब आधारित प्रबंधन उसे और बेहतर और प्रभावशाली बनाना होगा। जो जियो मनरेगा या जियो टैगिंग की जो हमने बात की उस व्यवस्था को और परिपक्व बनाना होगा, ठीक है। इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, परियोजनाओं की निगरानी, जॉब कार्ड का सही तरह से वेरिफिकेशन और जो ग्रीवियांस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है, यानी कि जो शिकायत निवारण तंत्र है, उसे बड़े कुशल बनाना होगा। ये सब अगर हम कर ले जाएं, यानी कि सरकार ये सब कर ले जाए, तब ही ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस विषय के संबंध में बेहतर समझ विकसित हुई होगी। अगले वीडियो में हम लोग एक अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।